अनिरुद्ध ने किया। इनकार ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, गांव की शामें वैसे तो हमेशा एक सुकून लिए होती है, लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। एक चुप्पी सी हर तरफ पसरी थी। पराशर अपने बैग के साथ खड़ा था, जाने को तैयार। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में ठहराव, लेकिन अंदर गहरी हलचल थी। झनक उसकी तरफ बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, जा रहे हो, वो तो अपना ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, दवाई लेना मत भूलना, और हाँ, अकेले मत रहना, ज्यादा समय पर सब कुछ करना। पराशर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान करवाहट से भरी थी। उसने नजरें झुका ली और शांत स्वर में कहा, यह बातें आप अपने पतिदेव से कहिए। झक मुझे कहने का कोई हक नहीं है। अब आप श्रीमती अनिरुद्धक बोस हैं और मैं सिर्फ एक परछाई पास पास ही खड़े। अनिरुद्ध ने यह सुना और मुस्कुराते हुए बोला, अरे पराशर, तू क्यों जा रहा है गांव छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर? लेकिन सच बताना, कहीं झनक को देखकर तो नहीं जा रहा? उसके लहजे में मजाक था, पर दिल में हल्की सी चुभन थी। उसने अनजाने में ही वह बात कह दी जो उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रही थी। कहीं ना कहीं अब उसे लगने लगा था कि पराशर छन को उससे कहीं ज्यादा चाहता है। वह जितना भी नजरें चुराने की कोशिश करता, पराशर की आंखों में छिपे जज्बात हर बार उसे बेचैन कर जाते। घर के अंदर आते ही जनक और अनिरुद्ध अकेले हुए जनक ने उसका हाथ थामा और प्यार भरी नजरों से देखा। कितनी मुश्किलों से गुजरकर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उसने कहा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ प्यार है हमारे बीच। और मून अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, झनक, मैं चाहता हूँ कि हम अब मून को पूरा समय दें। वह अभी बहुत छोटी है, कोई और बच्चा अभी नहीं। फिलहाल हमारी दुनिया बस मून होनी चाहिए। झनक मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, मून ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। बहुत प्यारी बच्ची है वो। लेकिन फिर अचानक उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। उसने कहा, पर कुछ चीजें प्लानिंग से नहीं होती। अनिरुद्ध जो होना होता है वो होकर ही रहता है और किस्मत को हम रोक नहीं सकते। अनिरुद्ध चौंका। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो। झनक ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर धीमे स्वर में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ सर जी। बहुत जल्दी आप एक बार फिर बाप बनने वाले हैं। यह सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो एक पल को खामोश रहा, फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गरजते हुए बोला, तुम और पराशर, तुम्हारा बच्चा है यह, और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपना नाम दूं? चिक, कितनी बेशरम औरत हो तुम। झनक की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा थमता नहीं था। अब मुझे सब समझ में आया। वह बोलता चला गया, पराशर क्यों तुमसे इतनी हमदर्दी जताता था? क्यों वह आज इतना भावुक होकर जा रहा था? क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और अब तुम दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया है। एक गांव का बच्चा शहर में मेरे नाम से पल जाएगा, आराम से रहेगा। वाह, बहुत अच्छा प्लान है। झनक अब भी कुछ नहीं कह पा रही थी, वो बस आंसू बहा रही थी। उसकी आंखें किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी हो चुकी थी। तुम चाहती हो मैं उस बच्चे को अपना नाम दूं? अनिरुद्ध ने तीखे स्वर में कहा, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बच्चे को मेरा नाम नहीं मिलेगा। मैं उस बच्चे को कभी अपना नहीं मान सकता। अब झनक टूट चुकी थी, मगर फिर उसने अपनी सारी हिम्मत समेटी और गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया अनिरुद्ध बोस। एक पल के लिए भी अगर तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अनिरुद्ध को जैसे एक तमाचा पड़ा हो। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे घर से निकल गया और उसी रात गुस्से और संदेह से भरा हुआ गांव को छोड़कर वापस कोलकाता लौट गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर दिन में तहीन एक दर्द भी था, एक अधूरापन जो वह खुद नहीं समझ पा रहा था। झनक वहीं आंगन में खड़ी रही, आंखों में आंसू लिए, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसके अंदर अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक माँ बनने जा रही थी। अकेले समाज की बातों से लड़कर, उस शव के साए से निकलकर वो अपने बच्चे को जन्म देगी, चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो। जैसे ही यह खबर अर्शी और शुभो तक पहुंची कि झनक माँ बनने वाली है और अनिरुद्ध ने उस बच्चे की पितृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। पराशर, जिसे अभी तक सबने एक समझदार, शांत और परिपक्व व्यक्ति के रूप में देखा था, वो अब आग बबूला हो गया। उसने खुद को रोक नहीं पाया और सीधे अनिरुद्ध के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आक्रोश था, पर आवाज में संयम। ए बाबू, आप क्या बोल रहे हैं?
कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। आप झन तो सिर्फ आपकी है, उसी से प्यार करती है वह। मैंने तो बस उसे सिर छुपाने के लिए एक कोना दिया था। एक इंसान होने के नाते आप उस पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं? अनिरुद्ध की आंखों में अब भी अविश्वास था। वो पराशर की आंखों में झांकते हुए बोला, सच्चाई तो ये है कि तुमने ही मौका ढूंढा। जब हम अलग थे, तुमने ही जनक को अपने एहसानों के जाल में फंसाया। ये बच्चा तुम्हारा है, पर नाम मेरा चाहिए। पराशर अब बुरी तरह तिलमिला गया। उसकी आवाज गूंज उठी। बस करिए अनिरुद्ध बाबू, जनक पवित्र हैं और यह बच्चा आपका ही है। सिर्फ आपका उस औरत को जिसने अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के आगे नहीं झुकने दिया, उस पर आप जैसे व्यक्ति ने शक किया। शर्म आनी चाहिए। आपको इतने में आवाजें तेज होती रहीं। बहस अब सीमा पार करने लगी थी और जैसे ही घर के बाकी सदस्य बाहर आए, शुभो अर्शी एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। शुभो जो हमेशा अनिरुद्ध का मार्गदर्शक रहा था, अब वह खड़ा रह गया। लेकिन जब उसने पराशर और झनक के बीच यह सब होते देखा और अनिरुद्ध की बातों को सुना,